अभी चुनाव तो पूरा होने के बाद ये योजना तेज गति से आगे बढ़ाई जाएगी। इससे कब्जे की आशंका तो खत्म होगी ही, गांव के घरों पर अगर घर का मालिक बैंकों से लोन लेना चाहता है, कर्ज लेना चाहता है, तो उसको कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, बिहार के युवाओं को बिहार में ही अच्छा और सम्मानजनक रोजगार मिले, ये बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि ये कौन दिला सकता है? वो लोग जिन्होंने बिहार को अंधेरे और अपराध की पहचान दी, वो लोग जिनके लिए रोजगार देना करोड़ों की कमाई का माध्यम है, या फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए, जिसने बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालने का अद्भुत काम किया है। आप याद करिए, जंगल राज की हालत तो ये थी कि जो उद्योग, जो चीनी मिलें दशकों से चंपारण और बिहार का हम हिस्सा रही है, वो भी सारी की सारी बंद हो गई। अब तो इस चुनाव में जंगल राज वालों के साथ नक्सलवाद के समर्थक, देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाहत रखने वालों के समर्थक, वे भी बढ़ चढ़ करके बारात में जुड़ गए हैं। अब अगर इनको जरा भी मौका मिल गया तो बिहार वापस उस हिंसा, अराजकता, अपहरण के उस खतरनाक दौर में फिर से पहुंच जाएगा। और इसलिए बिहार को सतर्क रहना है, बिहार को सावधान रहना है। जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। साथियों, जंगल राज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। Those were live visuals. और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली, लेकिन इससे पहले भी और दो जगह प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो चुकी है। ऐसे में वो सीधे सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर थे। उन्होंने डबल युवराज का आरोप लगाते हुए सीधे सीधे ये कह दिया कि ये बिहार का भला नहीं कर सकते। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि जब इन्हें मौका मिला था तब रोजगार को इन्होंने अपनी कमाई का जरिया बनाया, बजाय इसके कि बिहार के लोगों का उत्थान हो। प्रधानमंत्री मोदी रैली में सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के 15 साल के उस कार्यकाल को अपने निशाने पर ले रहे हैं और ठीक इसी तरह से गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने वाले राहुल गांधी पर भी निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जंगल राज के युवराज से हमें सचेत रहना होगा और उनका यह इशारा लालू प्रसाद यादव के उस कार्यकाल से है जिसे लेकर बीजेपी लगातार निशाना साधती रही है। और अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं, छपरा और समस्तीपुर में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई उसमें उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर हमला किया।
कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने जवाब चाहा कि पुलवामा हमले को लेकर के जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी हुई है उससे वो लगातार आहत होते रहे। लेकिन अब जबकि पड़ोसी मुल्क ने इस बात को कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान की तरफ से ही पुलवामा आतंकी हमला करवाया गया था, तो कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। ना सिर्फ जवाब देना चाहिए बल्कि ऐसे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब जबकि बिहार चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और कल 3 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है। ऐसे में खुद बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की ओर से चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं और एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सीधा हमला हो रहा है अपने विरोधियों पर। ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार की माताओं बहनों के लिए लाखों शौचालय बनाकर उनकी परेशानी कम करने का प्रयास किया है। साथियों, मुझे याद है कि जब उनकी इस तकलीफ के बारे में मैंने लाल किले से बात की थी तो ये लोगों ने किस तरह मेरा मजाक उड़ाया था। पर मुझे खुशी है कि आज आप सभी ने मिलकर बिहार के 38,000 से ज्यादा गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। मैं पिछले साल चंपारण में सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम के समापन पर आया था। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर स्वच्छता का ये प्रयास करके इस क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और इसलिए मैं यहां के लोगों का जितना नमन करूं, जितना आदर करूं, उतना कम है। भाइयों और बहनों, आज बिहार प्रगति के जिस पथ पर है वो बिहार का भविष्य और मजबूत करेगा, उसे और गौरवशाली भी बनाएगा, वैभवशाली भी बनाएगा। एनडीए के हम सभी साथी मिलकर इसी सोच को साकार करने में लगे हैं। जंगल राज का अंधेरा बिहार पीछे छोड़ चुका है। अब नई रोशनी में डबल इंजन की ताकत के साथ विकास का लाभ हमें बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। यही वजह है कि मां गंगा पर कहीं सबसे बड़े पुल बन रहे हैं तो कहीं पर नए एयरपोर्ट, नए हाईवे बन रहे हैं। जिस बिहार ने चाणक्य के अर्थशास्त्र को प्रेरणा दी, आज वही बिहार गैस आधारित अर्थनीति की दिशा देश को दिखा रहा है। एनडीए के सभी साथी आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प के साथ हर कदम पर बिहार के लोगों के साथ खड़े हैं। साथियों, आत्मनिर्भर बिहार यहां के हर युवा की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक पक्का रोड मैप है। आत्मनिर्भर बिहार यहां के गांव के सामर्थ्य को पहचान दिलाने का मार्ग है। आत्मनिर्भर बिहार गांवों में उद्यम के, रोजगार के अवसर तैयार करने का अभियान है। आत्मनिर्भर बिहार बिहार के गौरव
बिहार के वैभव को फिर से लौटाने का मिशन है। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर बिहार अभियान से यहां को मोती बटन से जुड़े उद्योगों को और प्रोत्साहन मिलना तय है। देश के हर जिले में जो इस प्रकार के उत्पाद है, उनके लिए उद्योगों के क्लस्टर की योजना पर काम चल रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इससे जुड़े उद्योग और उद्यम आत्मनिर्भर चंपारण, आत्मनिर्भर बिहार का अहम हिस्सा है। पूर्वी चंपारण में ही कृषि अनुसंधान केंद्र बन चुका है। यहां डेयरी प्लांट भी लग चुका है, जिससे पशुपालकों को लाभ होता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए, टपक सिंचाई, फवारे की सिंचाई के लिए भी बहुत बड़ी मदद दी जाती है। साथियों, मोतिहारी सहित बिहार का एक बड़ा हिस्सा मीठे पानी की मछलियों का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। हाल में देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बिहार की धरती से ही लॉन्च की गई है। मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों करोड़ रुपयों का निवेश मछली व्यवसाय से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बिहार में शुरू किए गए हैं। भाइयों और बहनों, बिहार के क्षेत्र में गन्ना भी देश की आत्मनिर्भरता का और बिहार के युवाओं के रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन सकता है। आज पेट्रोल और हवाई ईंधन में गन्ने से बने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बार इसके लिए व्यापक नीति भी बनाई गई है और बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियां इथेनॉल की खरीद कर रही है। यहां भी सगौली चीनी मिल में इथेनॉल बनाने का काम चल रहा है। आने वाले समय में इस प्रकार की दूसरी मिलों के लिए भी अब नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका हमारी बेटियों की है, हमारी माताओं की है, हमारी बहनों की है। इसलिए जीविका दीदियों की भूमिका का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में बिहार की लाखों बहनों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। 2013-14 की तुलना में आज बहन बेटियों के ऐसे स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ऋण में 30 गुना से ज्यादा वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी सबसे ज्यादा ऋण महिला उद्यमों को ही मिल रहा है। महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमियों को, उनके उद्यमों को ज्यादा से ज्यादा बल मिल रहा है। बेटियों की पढ़ाई से लेकर कमाई के लिए बिहार में हो रहे प्रयासों के कारण ही एनडीए के साथ आज बिहार की हर मां, हर बेटी, हर बहन एक संकल्प के साथ जुड़ी हुई है। इन मातृशक्ति का आशीर्वाद आज एनडीए को विशेष रूप से ताकतवर बना रहा है। साथियों, बिहार को बीमार होने से बचाने के लिए
बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर एक परिवार का, हर एक मतदाता का एक एक वोट, हर वोट एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों को ही पड़ना चाहिए। भाइयों बहनों, आज मेरी ये तीसरी सभा है और मैं आज तीसरी बार इस चुनाव के दरमियान आपके बीच में आया हूं। आप जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस प्रकार से जहां मेरी नजर पहुंचे, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली में जो पॉलिटिकल पंडित बैठे हैं ना, थोड़ा सा नजारा देख ले, पता चल जाएगा 10 नवंबर को क्या होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज प्रथम चरण के मतदान के बाद आज आया। प्रथम चरण के मतदान में सारे पॉलिटिकल पंडित उछल उछल करके कह रहे थे मतदान कम होगा, लोग वोट डालने आएंगे नहीं, अरे कोरोना के समय कौन निकलेगा। लेकिन इन पंडितों को मालूम नहीं है ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती। पूरी मानव जात को, पूरी दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र का पाठ इसी मिट्टी ने पढ़ाया था जी। लोकतंत्र का महत्व क्या होता है, वो जितना बिहारी जानता है शायद और कोई नहीं जान सकता। और उसी का नतीजा है कि जी भर करके सारे रिकॉर्ड तोड़ के बिहार के लोगों ने सारी आशंकाओं को खत्म करते हुए पहले चरण में भारी मतदान किया। मैं सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपने लोकतंत्र को ताकत दी है, आपने लोकतंत्र का हौसला बुलंद किया है और बिहार ने देश को दिशा दिखाई है। और दूसरी बात, पहले चरण के मतदान के बाद कई लोगों के मुझे मैसेज मिले, सूचनाएं मिली, किसी ने फोन भी किया, कुछ पत्रकार मित्रों से भी चर्चा करने का मौका मिल गया, कुछ सर्वेक्षण वालों से बात करने का अवसर मिल गया, कुछ एग्जिट पोल की जरा करते हैं ऐसे लोगों से भी जरा पूछ लिया। मैंने कहा भाई बताओ तो ये सारे पंडित गलत हो रहे हैं, आगे क्या लग रहा है, मतदान तो अच्छा हो गया। तो सबने मुझे कहा साहब बिहार की जनता ने पहले चरण के मतदान से एनडीए को दोबारा सरकार बनाने के आशीर्वाद दे दिए हैं। भाइयों बहनों, पहले चरण का ये उत्साह अगले चरण में उत्साह को बढ़ाने वाला बनना चाहिए। अब तो भाई मोदी जी का काम हो गया, चलो सो जाओ, नहीं, अब जरा और ज्यादा जोर लगाना है, एक एक पोलिंग बूथ में जोर लगाना है, माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ना है और अभूतपूर्व विजय के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर के चलना है। भाइयों बहनों, हम लोगों का जीवन का एक बहुत बड़ा अच्छा अनुभव है। हम में से हर किसी को अनुभव है, हमने में से हर किसी ने कभी न कभी उसमें से कुछ सीखा है। जरा मेरी बात को शांति से, गौर से सुनिए और फिर घर जाके जरूर सोचिए। जीवन में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब सामने कोई खाने की चीज आ जाए, पहले कभी खाई न हो,
दिखने में बहुत बढ़िया लगती हो, जरा पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया किया हो, जरा नाम भी बहुत बढ़िया रख दिया हो, दिखने में भी बहुत बढ़िया लगती हो, और फिर मुंह में पानी छूट जाए और उसको खाएं। लेकिन अगर कुछ कारण से कुछ ही घंटों में पेट में गड़बड़ शुरू हो जाए, दस्त लग जाए, बीपी ऊपर नीचे शुरू हो जाए, वॉमिटिंग शुरू हो जाए, घर के लोगों का पसीना छूट जाए, डॉक्टर इधर उधर से दौड़े भागे, अस्पताल सब करें, और बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए और बच जाए। लेकिन जीवन में कभी भी फिर से वो चीज सामने आ जाए, कितने ही नए रंग रूप के साथ आ जाएं, जिसको खाने से कभी एक बार इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी, वो दोबारा उसको खाएगा क्या? कभी भी खाएगा क्या? 10 साल के बाद आए तो खाएगा क्या? 15 साल के बाद भी आएगा तो खाएगा क्या? 40 साल के बाद भी आए तो खाएगा क्या? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की आइटम आ जाए तो भी कोई खाएगा क्या? पहले बड़ा फल हो फिर छोटा फल हो, खाएगा क्या? कोई नहीं खाएगा, क्योंकि उसको याद आएगा कि पहले जब खाया था तो मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा था, दोबारा अगर चखने की भी कोशिश करूंगा तो मेरा बीमार होना तय है। कोई नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है। भाइयों बहनों, क्या बिहार को फिर से बीमार होने देना है? बिहार को फिर से बीमार होने देना है? 15 साल पहले जिस कारणों से बिहार बर्बाद हुआ, बीमार हुआ, क्या दोबारा वो गलती हम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे ना? पक्का नहीं करेंगे ना? वादा करते हैं? शाबाश, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए सीधे हमलावर थे उस गठबंधन पर जिनका 15 साल शासन रहा है। इसके पहले भी और कुछ चुनावी रैलियों में वो सीधे सीधे हमलावर नजर आए, राहुल गांधी कांग्रेस पर और तेजस्वी यादव पर भी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक कारोबारी ने लॉकडाउन के दौरान परेशान किसानों के लिए एक अनूठी पहल की, जिससे किसानों को खेती का सामान घर बैठे ही मिलने लगा। इसके लिए अतुल पाटीदार नाम के युवा कारोबारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर के फार्म कार्ट नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तैयार किया, जिसके जरिए किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे खेती से जुड़े दूसरे जरूरी सामान की घर पर ही डिलीवरी होने लगी। और अब तक 4000 से ज्यादा किसान उनके इस ऑनलाइन बाजार से जुड़कर फायदा उठा चुके हैं। ऑनलाइन किसान का मतलब है समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला किसान, नई तकनीक और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को अपने खेतों में इस्तेमाल करने वाला किसान। सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक स्मार्ट किसान या एग्रीप्रेन्योर। कोरोना काल में किसानों को बाजार जाने की परेशानी से निजात दिलाने की इस पहल की पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की। किसान अतुल पाटीदार के ई प्लेटफॉर्म फार्म कार्ड के जरिए खेती के सामान जैसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड आदि की होम डिलीवरी पा रहे हैं। पीएम की ये तारीफ किसानों को ऑनलाइन बाजार मुहैया करवा रहे फार्म कार्ड से जुड़े लोगों का हौसला बढ़ाने वाली साबित हुई। और अब उन्होंने देश भर के किसानों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।